नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिलाई में सजेगा बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिन करेंगे हनुमान कथा का वाचन। नगर निगम दुर्ग परिसर में स्थित मंदिर में किया गया भगवान शिव का रुद्राभिषेक। विधायक महापौर आयुक्त सहित सभापति हुए रुद्राभिषेक में शामिल। और रायपुर में आयोजित भाजपा की कार्यशाला में शामिल हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। कार्यकर्ताओं से किया कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान। अब खबरें विस्तार से। रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे भवन में आयोजित कार्यशाला में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भाजपा का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। विधानसभा स्तर पर बैठकें निरंतर हो रही है। पार्टी द्वारा अलग अलग कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, उसके अनुसार कार्य भी किया जा रहा है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया। विविध कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। विधानसभा स्तर की बैठकें हो रही है। अलग अलग कार्यक्रम पार्टी ने बनाई है। उन सब कार्यक्रमों की योजना रचना की दृष्टि से लगातार बैठकें चल रही है और लक्ष्य केवल एक है, राज्य में जो कांग्रेस पार्टी की अन्यायी, अत्याचारी, वादा खिलाफी करने वाली भ्रष्टाचारी सरकार है, जिसने छत्तीसगढ़ के हर वर्ग की जनता को ठगने का काम, लूटने का काम किया है, उस सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता को मुक्ति दिलाकर छत्तीसगढ़ एक बार फिर खुशहाली की ओर बढ़े, विकास की ओर बढ़े, इसकी योजना रचना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये अलग अलग जिलों में आप लोग प्रवक्ता नियुक्त कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आखिर? देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी की योजना, जनता के मुद्दों को मीडिया तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने ये व्यवस्था बनाई है। अभी संभाग स्तर पर हम अपने मीडिया प्रमुखों की कार्यशाला कर रहे हैं। बिलासपुर के संभाग की कार्यशाला संपन्न हो गई है, आज रायपुर की कार्यशाला है, ताकि हमारे मीडिया के जो कार्यकर्ता है, काम करने वाले पदाधिकारी है, वो ठीक प्रकार से मीडिया तक पार्टी की गतिविधियों की जानकारी पहुंचा सके। स्थानीय मुद्दे भी उठाए जाएंगे क्या उसमें? जो प्रवक्ता बनाए जा रहे हैं अलग अलग जिलों में, क्या वो स्थानीय मुद्दे उठाएंगे क्या? देखिए, लगातार जो पार्टी की गतिविधि चलती है वो मीडिया तक पहुंचाने का काम वो करेंगे। कांग्रेस आरोप लगाकर कह रही है कि कांग्रेस कह रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री जब जब आते हैं तब तब ईडी की कार्रवाई होती है। किस तरह से रिश्ता भी क्या है, ये रिश्ते क्या कहलाता है? देखिए, झूठ बोलना कांग्रेस की आदत है। ईडी की कार्रवाइयां कई महीनों से चल रही है छत्तीसगढ़ में। कोयले घोटाले के उजागर करते से लेकर लगातार चल रही है। गृह मंत्री जी तो पार्टी की बैठक लेने आते हैं और राज्य की कांग्रेस जिस प्रकार से डरी हुई है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, पर वास्तविकता यह है कि छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से दोनों हाथ से लूटने का काम राज्य के कांग्रेस की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई कर रही है और तथ्यों के आधार पर कर रही है। अब तक ईडी ने जितनी गिरफ्तारियां की है, किसी की जमानत नहीं हुई है। और मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं कि कोयले में 25 रुपए प्रति टन दलाली की जा रही है, वसूली जा रही है, ये तो आम लोगों को पता था। शराब दुकानों में 2 काउंटर है, ये आम लोगों को पता था। जब आम लोगों को पता है तो ईडी को भी पता चलेगा और ईडी को पता चलेगा तो निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी।
कांग्रेस ने चुनाव संचालन समिति बना दी है, भाजपा कब तक ये समिति बनाएगी? उनका कहना सवाल है कि ये भी पहले जो समिति बनाई गई थी मनसुख बड़ाविया को बाहर के लोगों को मौका दिया जा रहा है, के मौका क्या बौने पड़ गए? कोई चेहरा नहीं है ऐसा। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है और इसलिए बेतुके और निरर्थक बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र समिति बना दी है, अन्य समिति भी शीघ्र घोषित होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कांग्रेस के घोटालों को उजागर कर रही है, भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है, जिस प्रकार से जनता के हर मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाकर उजागर कर रही है, कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। आज जनता का सामना नहीं कर पा रही है कांग्रेस पार्टी, इसलिए बेबुनियाद और निरर्थक बातें कह रही है। अध्यक्ष जी, प्रदेश प्रभारी है कुमारी सलजा, वो कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रही है। क्या लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज है, इस कारण मीटिंग किया जा रहा है? जिस प्रकार से तानाशाही कांग्रेस में चल रही है, जिस प्रकार से वन मैन शो चल रहा है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, नाराजगी है और वो लगातार बार बार प्रदर्शित हुआ है। और आज कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जनता का जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि सरकार ने पौने 5 सालों में कोई काम नहीं किया है सिवाय जनता को लूटने के, छत्तीसगढ़ के खजाने को लूटने के। 12 बजे से 2 पाली की बैठक होने वाली है एसटी मोर्चे की, किस तरह की बैठक रहेगी? 2 पाली में बैठक है अभी एसटी मोर्चे। देखिए, मैंने जैसे कहा कि अलग अलग कार्यक्रम सब मोर्चे प्रकोष्ठ को पार्टी ने दिए हैं। उन कार्यक्रमों की योजना रचना के लिए लगातार बैठक करके उस कार्यक्रम को किस प्रकार से नीचे तक लेकर जाना, इसके लिए बैठक। ये इस चुनाव में अरुण साव जी की जो बैठक हुई थी आप लोग की, ननकीराम कंवर आए हुए थे। कांग्रेस ये बताने का प्रयास कर रही है कि आदिवासियों का बीजेपी किस तरह से अपमान करती है, गेट से उनको बाहर भगा दिया गया। कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के अपमान की चिंता करे। ननकीराम कंवर जी का स्वयं फोन आया था, उन्होंने कहा, मैंने पूछा और पूछकर मैं स्वयं ही चला गया, कोरबा जाना था। इसलिए इस प्रकार के बेबुनियाद बातें कांग्रेस पार्टी के लोग न करें। अब उनकी पार्टी में उनके नेताओं का जो अपमान हो रहा है उसकी चिंता करें। कांग्रेस इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देने जा रही है, क्या कहना? देखिए, आज जिस तरीके से पिछले पौने 5 सालों में छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ अन्याय और अत्याचार इस सरकार ने किया है, पीएससी का घोटाला और व्यापम का घोटाला और लगातार भर्तियों के नाम पर जो युवाओं को ठगने का काम हुआ है, आज छत्तीसगढ़ का युवा राज्य की कांग्रेस सरकार से नाराज है, आक्रोशित है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी छत्तीसगढ़ के युवा कर रखे हैं। कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले उसका कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ के युवा, छत्तीसगढ़ के लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकने का बन बना चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं वरिष्ठ भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जो भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर भ्रष्टाचार करती है। उदाहरण के तौर पर 2022 में शिवरी नारायण में राम वन गमन पर्यटन परिपथ कार्यक्रम के तहत हुए विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह में 4,69,55,273 रुपए खर्च किया गया। भला किस लोकार्पण समारोह में इतना पैसा खर्च किया जाता है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी से उनका मुद्दा छीन लिया और मैं राम वनगमन पथ बनवा रहा हूं करके। ये एक पहला राज्य है जो राम के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार करती है राम के नाम पर। एक उदाहरण मैं आप सबको बता देता हूं। 2022 में शिवरी नारायण में आयोजित राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत हुए विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह इस नाम से कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसमें जो खर्च आया वो 4,69,55,273 रुपये था। मेरे ख्याल से किसी कार्यक्रम में देश भर में इतनी राशि उद्घाटन समारोह में व्यय की गई, ये सबसे ज्यादा होने का एक उदाहरण है। तो 4,69,55,273 रुपये उद्घाटन के किन किन कार्यक्रमों में, विषयों में
व्यय हुए, ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को बताना चाहिए। ऐसा खुला भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा, राम के नाम पर तो बिल्कुल नहीं देखा, और राम भगवान के नाम पर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको एक दिन जेल जरूर जाना पड़ेगा। प्रदेश और शहर की खुशहाली की कामना लिए विधायक, महापौर, आयुक्त और सभापति ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। दुर्ग नगर पालिका निगम परिसर स्थित दुर्गा मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त लोकेश चंद्राकर एवं सभापति राजेश यादव ने MIC सदस्य, पार्षदों और नगर निगम अधिकारियों, कर्मचारियों के बीच पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की आराधना कर रुद्राभिषेक और अनुष्ठान की शुरुआत की। भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ इसकी शुरुआत हुई, जिसके बाद सभी ने भगवान शिव को जलार्चन कर प्रसाद चढ़ाया। इस मौके पर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल ने शिव का रुद्राभिषेक कर शहर और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना कर क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषारा। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त भार मिलने पर माननीय बाबूजी तामध्वज साहू जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत डी नारायण, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर, मीडिया प्रभारी नगर पालिका निगम रिसाली। टेंशन ना लो, शिवा लो। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस
नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 77307722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लंबे समय से भिलाईवासी जिस दिव्य दरबार का इंतजार कर रहे हैं, अब वह जल्द समाप्त होने वाला है। भिलाई में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार जयंती स्टेडियम ग्राउंड में सितंबर माह में सजेगा। 22, 23 और 24 सितंबर को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा श्री हनुमान कथा का वाचन किया जाएगा। इस आयोजन के संबंध में आयोजक बोलबम सेवा समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने पत्रकार वार्ता में मीडिया को कुछ इस प्रकार से जानकारी दी। देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम से भिलाई आ रहे हैं सितंबर 22, 23, 24 शुक्रवार, शनिवार और इतवार, और 3 दिन दिव्य दरबार भी लगेगा। दिव्य कथा भी लोग हनुमंत सुनेंगे। 1-2 दिन और भी बढ़ जाए, क्योंकि हनुमंत कथा के साथ साथ में दिव्य दरबार बढ़ सकता है। साथ ही हमने जयंती स्टेडियम तय किया कि हमारे बोलबम समिति के भी वगैरह वगैरह अन्य भी
जगह मैदान देखा था, लेकिन लास्ट में चिन्हित कर लिया जयंती स्टेडियम। अब जयंती स्टेडियम में आएंगे, 3 दिन दिव्य दरबार लगेगा और दरबार के साथ लाखों लोग आएंगे तो बड़ा भव्य पंडाल लगेगा। और हमारे वॉलंटियर पूरी तैयारी हो गई है, समाज सेवी कई अध्यक्षों से बात हो गई है और कई धर्मशाले के साथ साथ में होटल्स, हम हमारे बाहर से लोग आ रहे हैं तो व्यवस्था कर रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ में हमने कई नर्सिंग होम से भी बात किया ताकि एम्बुलेंस वगैरह, गाड़ी वगैरह, दवा वगैरह हर तरह की सुविधा रहेगी, पूरी व्यवस्था रहेगी वहाँ पर। हम व्यवस्था कर रहे हैं, साथ ही हमें धर्मशाला भी टोटल बुक कर ले रहे हैं और साथ में हम होटल से वगैरह बुक कर रहे हैं और वहीं स्वयं एक व्यवस्था हम बना रहे हैं ताकि लोग आए और उनको हर तरह की मदद और सुरक्षा के साथ में सुविधा मिले। इस बात का बोलबम समिति पूरा ध्यान रखेगा। पूरा बारिश के मौसम में हम इसलिए वाटर प्रूफ टेंट लगवा रहे हैं ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार का बूंद पानी या किसी भी प्रकार का किसी कोई असुविधा ना हो, इसलिए हमने भव्य पंडाल के साथ पूरी व्यवस्थाएं रख रहे हैं। 25 से 30 हज़ार नहीं बल्कि 50,000 तक के लोगों के खाने की रोज की व्यवस्था रहेगी, पानी की व्यवस्था रहेगी, हर तरह की एक हम व्यवस्था रखेंगे और अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ रहेंगे ताकि लोग जो आए बाहर से तो बढ़िया भोग प्रसादी ले, ताकि वही प्रसन्न होकर जाएँ और भिलाई का नाम ले जनता से पूरा। और फिर हम बैठेंगे और जनता से अनुरोध भी है, अभी बीच में कार्ड्स वगैरह बटेंगे, लोगों से अनुरोध करेंगे और आपके माध्यम से लोगों को सूचना देंगे। और सूचना के साथ से आप समाज के चौथे स्तंभ है तो हम सब मिल के करेंगे क्योंकि आयोजन हम सबका है और एकजुट रह के कार्य करेंगे। प्रबंधक कमेटी की अभी एक कोर कमेटी हम बनाने वाले हैं और कोर कमेटी के साथ टेंट वाले आने वाले हैं शनिवार को, वो तय करने वाले। आगामी 1 सप्ताह बाद आपको और भी डिटेल्स हम देंगे। पासेस वगैरह भी रहेंगे और हम समाज के चौथे स्तंभ प्रेस लोग के लिए भी एक अलग व्यवस्थाएं हो, इस रूपरेखा में भी आगे चर्चा करके आपको बताएंगे। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार कुम्हारी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में मतदाता जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ईवीएम एवं वीवीपैट का प्रदर्शन मतदान केंद्रों में किया जा रहा है। नगर के आम नागरिक मतदाताओं को ईवीएम मशीन के माध्यम से मत डालने की प्रक्रिया से अवगत कराया जा रहा है। मौके पर उपस्थित होकर नोडल अधिकारी मास्टर ट्रेनर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रदर्शन केंद्र में मतदाताओं को वोटिंग मशीन में बटन दबाकर वोट डालने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसे लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी जितेंद्र कुशवाहा ने विस्तृत जानकारी मीडिया को दी है। मतदाता जागरूकता को लेके राज्य निर्वाचन आयोग और के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता अंतर्गत ईवीएम का अभी डेमोस्ट्रेशन सभी नगर पालिका क्षेत्र में दिया जा रहा है, जिसमें समस्त मतदाताओं से आग्रह है कि आप आकर ईवीएम में डेमो स्टेशन उसका देखें और उसमें डेमो मत डाल कर भी देखें किस प्रकार से मत डाला जाता है। इसमें ईवीएम और वीवीपैट उसके कंट्रोल यूनिट सभी का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मतदाता जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जागरूकता पूर्वक शामिल हो रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। दुर्ग निगम का स्वास्थ्य अमला डेंगू के लार्वा और मलेरिया से रोकथाम के लिए शहर के वार्डों में घर घर दस्तक दे रहा है। दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल एवं आयुक्त लोकेश चंद्राकर के निर्देश पर डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग टीम ने घर घर जाकर अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली के साथ स्वास्थ्य विभाग अमला लोगों के घरों में जाकर पानी की टंकी, कूलर, पुराने टायर और अन्य पात्रों की सफाई कर रहे हैं, साथ ही साथ जांच भी कर रहे हैं। इसके साथ ही जिनमें पानी जमा है उसकी जांच कर दवा का छिड़काव भी लगातार किया जा रहा है। हम बता दें, नगर निगम की टीम लोगों को डेंगू एवं मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी लगाकर सोने की सलाह दे रही है। साथ ही ये टीम अलग अलग वार्ड क्षेत्रों में निरीक्षण करते हुए मच्छरों के खिलाफ लड़ने के लिए विशेष गतिविधियां अपना रही है। इसी कड़ी में दुर्ग निगम का स्वास्थ्य अमला विशेष टीम बनाकर शहर के सभी वार्डों में निरीक्षण कर दवा का छिड़काव कर रहा है, जिसके चलते अब तक 250 से अधिक मकानों तक पहुंचकर डेंगू के लार्वा की जांच की गई, जिसमें अब तक कहीं कोई भी केस सामने नजर नहीं आया। इस संबंध में निगम के स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। मौसमी बीमारियों एवं डेंगू मलेरिया के रोकथाम हेतु जो है नगर निगम दुर्ग द्वारा जो है निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि हम लोग डोर टू डोर और दुकानों पे घर पे जा के लार्वा का चेक कर रहे हैं। जहाँ पे स्वच्छ पानी रहता है वहाँ पे लार्वा पनपते हैं एक्चुअली में। तो उसके लिए क्या है, हमको स्वच्छ पानी देखना पड़ता है। जैसे गमला हो गया है, कोई ड्रम रखा हुआ है, कोई बाल्टी रखी हुई है, उसके अंदर कई दिन से लोगों के यहाँ कूलर है, कूलर में कई दिन से 7 दिन से 8 दिन से पानी होता है, तो उसमें
ऑलरेडी जो है लार्वा के मतलब पाया जाता है। तो उसको हम लोग चेक करने गए थे, कहीं भी ऐसा नहीं पाया गया है। लोगों को हम लोग इस संबंध में हिदायत भी दी है और उनसे अपील भी की है कि मौसमी बीमारियों को देखते हुए कभी भी जो है मलेरिया, डेंगू ऐसी बीमारी हो सकती है, उसके रोकथाम के लिए नगर निगम एक जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। इस कड़ी में उनसे हमने ये भी निवेदन किया कि मच्छरदानी लगाकर सोएं और अपने घर में जो है इस प्रकार से जो हमने आज कार्रवाई की है वो आप अपनाएं। डेली देखें कि पानी जो जहाँ भी 1 से 2 दिन हो रहा है उसको फेंके, उसमें किसी प्रकार का लार्वा न पनपे और स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, ताकि आपको किसी भी बीमारी का प्रकोप ना हो सके। हाँ, ये सभी वार्ड में हमारा अभियान चल रहा है, सब वार्ड में अलग अलग है। मैंने खुद जो है वार्ड 51 और 52 में खुद गया था। टोटल कल जो है हमने 231 मकानों और दुकान में मिलकर किया है। तो ये कार्रवाई निरंतर चलेगी। इसमें जिला प्रशासन और मलेरिया विभाग से भी इसमें हम मदद लेंगे, क्योंकि ये जिला प्रशासन जिला चिकित्सालय विभाग है, वहाँ मलेरिया अधिकारी बंजारे साहब है, उनसे भी बात हुई है, वो भी उनकी भी टीम हमारे साथ काम करेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कला एवं साहित्य के संरक्षण, संवर्धन तथा कलाकारों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कला एवं साहित्य अकेडमी द्वारा स्टील क्लब सेक्टर 8 भिलाई में गीत संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अंचल के प्रसिद्ध संगीत दलों तथा गायकों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी। गायकों ने अपनी सुमधुर गायकी की प्रस्तुति देकर सबका दिल जीत लिया। कला साहित्य अकादमी हमारी संस्था है और ये संस्था सदस्यों की या कलाकारों की संस्था नहीं है, बल्कि ये संस्थाओं की संस्था है। यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं उन सब के ग्रुप्स हैं। जैसे मेरा खुद का एक ग्रुप है यूनिवर्सल पपेट थिएटर, सुधार थिएटर एकेडमी, इनका एक ग्रुप है मुट्ठी। इस तरह से हमारा ग्रुप है और हमने ये सोचा है कि पूरे ज़िले में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हम लोग हर कला के कलाकारों को उचित संरक्षण दें, मार्गदर्शन दें और उनके शो के लिए ज़मीन तैयार करें। इसके अलावा अगर उन्हें कुछ आर्थिक सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, कोई बीमारी होती है, जो भी होता है, तो उसे हम लोग सहयोग कर सकें, ये हमारा उद्देश्य है। सूत्रधार, पपेट, बाल रंग, चिल्ड्रन थिएटर, मुट्ठी, इप्टा, हर तरह के प्रोग्राम करते हैं। हमने थिएटर का प्रोग्राम भी किया, ड्रामे का, म्यूज़िक का भी किया है, इंस्ट्रूमेंटल का भी करेंगे भविष्य में। इस तरह के हर तरह के कला को हम लोग सामने लाएंगे, साहित्य को भी हम लोग सामने लाएंगे, कविता मंचन, इस तरह की चीज़ें भी हम लोग आगे में करेंगे। हमारी संस्था का उद्देश्य ये है कि कला और कलाकारों को बढ़ावा देना, मंच प्रदान करना। तो हुआ, एक ही बात हुई हुआ। और ख़ासकर जो कला साहित्य अकादमी का जो नाम हम लोगों ने दिया हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण जो बच्चे जो आने वाले हैं और इतने समय से जो बच्चे हम लोगों ने भी काफ़ी समय से काम किया, तो अभी उन बच्चों के लिए आगे की जगह नहीं मिल रही है और लोगों को खासकर इस इलाके में कि प्रोफेशनलिज्म वाली बात नहीं आ रही है।
अभी भी लोग फ्री में देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन कलाकारों को जिनको ज़रूरत पड़ती है, जिनका घर चलता है और पूरा टाइम देते हैं, सवेरे से शाम तक या 5-5 घंटा देते हैं, उसके बाद उनकी अर्निंग का उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम लोगों ने कुछ चीज़ों का ऐसा किया कि थोड़ा प्रोफेशनल इसको किया जाए और लोगों को एक आदत बने कि यार एंटरटेनमेंट देखने के लिए शायद हमें कुछ देना पड़ेगा, तो वो अपना एक कंट्रीब्यूट करें और उन कलाकारों को मिल सके। उसमें सभी वर्ग के लोग थे। हम लोगों ने बच्चों को भी सोलो सॉन्ग्स को दिया था और कुछ डुएट भी थे उसमें जो बच्चों के थे और जो अपने आप में काफ़ी अच्छा गाते भी हैं। और एक तो मंच उनको मिला और ऑडियंस में मिली। और उसके साथ में हमने सबसे ज़्यादा देखा तो वो बच्चे बहुत छोटे बच्चे नहीं थे, बट जो मैक्सिमम लोगों ने जो इन्वॉल्वमेंट था वो उनका था 45 एंड एबो वालों का। उसमें लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे। अब वो 45 वाले एबो वाले जितने थे उन्होंने जो मज़ा लिया, और जो वाइफ जो मतलब हाउस वाइफ्स हैं और ये अपने प्रोफेशन से भी जुड़ी हुई हैं, वो सब भी शाम को आके अपना इतना आनंद, प्रैक्टिस में तो बहुत मज़ा आ रहा था। नहीं, हमने कोई इनाम नहीं रखा था, उनकी सिर्फ परफॉर्मेंसेस थी। आर्थिक सामाजिक अभिव्यक्ति का संरक्षण, संवर्धन करना, उसे प्रोत्साहित करना, यही उद्देश्य है हमारा। इस उद्देश्य को हम लेकर के चल रहे हैं और हमारे जो कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे जो ग्रेट एशियन न्यूज़ के द्वारा जो पहल की जा रही है, जो हमारा साथ दिया जा रहा है, सहयोग दिया जा रहा है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और हमारी बात वाकई में ग्रेट एशियन न्यूज़ के ज़रिए बहुत लोगों तक पहुंच रही है, इसका प्रतिसाद भी हमें मिल रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नगर निगम दुर्ग के शिक्षा एवं खेल विभाग प्रभारी मनदीप भाटिया के कार्यकाल को लगभग 3.5 साल का समय पूरा हो चुका है। अपने कार्यकाल में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की उपलब्धियों को लेकर उन्होंने ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ खास बातचीत की। आइए देखते हैं मनदीप सिंह भाटिया से हुई बातचीत के खास अंश। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज़ के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं दुर्ग नगर निगम के खेल कूद विभाग के प्रभारी मनदीप सिंह भाटिया से। 3.5 साल से अधिक का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इतने लंबे कार्यकाल में किस प्रकार की गतिविधियां इनकी रही हैं और कितना विकास कार्य स्कूल या कहीं खेलकूद में इन्होंने किया है। मनदीप जी, पहले तो हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हामिद जी। और बहुत ही खुशी के साथ ये आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला है। जैसे कि पूर्व में उनके केंद्रीय मंत्री यहाँ छत्तीसगढ़ में आए थे और कहा था कि 65 सीटें वो यहाँ से लेकर जाएंगे, और जैसे कहा था उसका उल्ट होते हुए जनता ने 15 साल के भ्रष्टाचार को देखते हुए नई आशा की किरण देखी और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 4.5 साल लगभग सरकार को होने जा रहे हैं। और उनके जो कार्य रहे हैं वो तो केंद्र भी उनकी सराहना करती आई है। लगभग 4 नेशनल अवार्ड नगरीय निकाय प्रशासन को मिल चुके हैं और नगरीय निकाय प्रशासन के अंतर्गत कार्य करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। राज्य शासन की किन गतिविधियों को या कहें कार्यों को आप देखते हैं कि जो सबसे बड़े कार्यों में आप विकास कार्यों में गिनती करेंगे? देखिए, जो वेस्टेज होता था, वेस्टेज जिसे कहा जाता था, जैसे कि गोबर है या घुरवा है या अपनी बाड़ियों को लोग भूल चुके थे, घर में आंगन का प्रचलन बंद हो चुका था। तो नरवा घरवा घुरवा बाड़ी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की महती योजना है, जिसके ही तहत गोबर की खरीदी उन्होंने चालू की। गोबर से पेंट बनाए जाने लगे। गोबर के सिर्फ उपले और गोबर के खंडे के अलावा गोबर पेंट बनाने, गोनाइल बनाने लगे, गोबर के दिए बनाने लगे। तो जो वेस्टेज की चीज़ें हैं, जिससे कचरा बढ़ रहा था, उस पर रोक लगाते हुए उन्होंने उन चीज़ों को आगे किया। और जैसे कि जानते हैं कि गौ माता की राजनीति हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी करते आई है, तो गौ माता की पूजा अर्चना के अलावा उसे कैसे अपन कार्यों में लाया जा सकता है और कैसे सेवा की जा सकती है। सिर्फ दूध ही नहीं, उनके मरते तक हर एक अंग हमारे काम आता है। यह बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बताई। और इसी के साथ ये तो हुई जो आपने गौ माता की रक्षा की बात की है। आप शिक्षा विभाग और खेल विभाग से भी हैं। आपके द्वारा आपके डिपार्टमेंट में किस प्रकार के विकास कार्य हुए? बजट में सुधार कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने लगभग 2000 करोड़ के पार स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए जो बजट में राशि रखी, और उसके तहत जो चिट के सहारे, बिना किसी सोर्सेस के चिट के सहारे जो हितग्राहियों का सिलेक्शन किया जाने लगा, उसमें जो गरीबों को फ़ायदा मिला है,
जो गरीब सोचता भी नहीं था कि हम किसी दूसरी भाषाओं को सीख पाएंगे, वो आज इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान उन छात्रों से जानकारी लेते आए हैं कि कैसा चल रहा है और कैसा रहा है। और कोई भी यह व्यक्ति नहीं कह सकता कि वो उनके स्कूल के उद्घाटन में या स्कूल में नहीं पहुँचे होंगे। स्वयं टैली करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज के पहले सड़कों में उतरता मुख्यमंत्री बिना किसी प्रोटोकॉल के हमने नहीं देखा था। आज जो देखा है स्वामी आत्मानंद के माध्यम से गरीब का जो भला हो रहा है, और छत्तीसगढ़ ओलंपिक के माध्यम से जो खेल कूद बंद हो गए थे, बच्चे मोबाइल में घुस गए थे, यह जो मौका हमें प्राप्त हुआ है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। दुर्ग जिला एक मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का भी जिला है, यहाँ पर विकास कार्यों को किस प्रकार से देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के जिला होने के साथ साथ गृह मंत्री जी का भी जिला होना, और इतने एक्सपीरियंस विधायक जो लगभग 30 सालों से सक्रिय राजनीति में हैं, और उनका परिवार लगभग 50 सालों से हमारे शहर की राजनीति कर रहा है, उनके नेतृत्व में शहर में विकास कार्यों की झड़ी लग चुकी है। आप देखेंगे कि थगड़ा नहर जो बनकर तैयार हो रहा है, उसका एक स्वरूप शहर को अलग ही निखारेगा। एक ऐसा स्पॉट जहाँ पर नौका विहार से लेकर खाना पीना घूमना सबकी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उसके साथ साथ गौरव पथ और 128 लगभग 122 करोड़ की शायद राशि से माफ़ी चाहूँगा आपसे, अंजोरा से लेकर आपका नेहरू नगर तक की जो रोड 2 टुकड़ों में तैयार हो रही है, उनके चौड़ीकरण से लेकर निकासी की खास व्यवस्था का ध्यान दिया गया है। क्योंकि शहर की बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से जिस हिसाब से उपयोग किया जा रहा है सड़कों का, उसके हिसाब से सड़कों को तैयार किया जा रहा है। लगभग आने वाले 15 सालों तक हमें ट्रैफिक की समस्याओं का कम ही सामना करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। मनदीप जी, आपकी खुद जहाँ तक मेरी जानकारी तीसरी पीढ़ी है ये बतौर सक्रिय राजनीति, किस प्रकार का माहौल रहता है और कैसे आपको प्रेरणा मिली? काफ़ी आप पहले ही चुनाव में एक MIC सदस्य बन के आए हैं। मैं इसके लिए माननीय महापौर जी का और बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस काबिल मुझे समझा, या मेरे परिवार का इतिहास शायद इस तरीके से होगा कि उन्होंने समझा कि मेरे इन काउंसिल में मुझे चयनित करना चाहिए। तो उनके लिए मैं बहुत बहुत माननीय विधायक जी और महापौर जी का आभारी हूँ। साथ ही जहाँ तक तीसरी पीढ़ी की बात हो, तो मैंने कभी अपने दादा को देखा नहीं है। जब मैं हुआ मतलब जन्म लिया था जब मैंने, तो मेरी उम्र से 8 साल पहले वो यहाँ से दुनिया छोड़कर जा चुके थे। लेकिन ईश्वर और इस शहर की जो परंपरा रही है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि लोग हमें इस तरह जानते हैं कि उन्होंने जो काम किए लोग जानते हैं। और उसी के साथ मेरे पिताजी को भी मेरे जन्म के साथ साथ ही मौका मिला था, तो उनका भी कार्यकाल मैंने नहीं देखा है। लेकिन जिस तरीके से लोग उनके विषय में बात करते हैं और उनके बारे में बात करते हैं, तो हमेशा मन में एक होड़ सी लगी रहती है कि उतने अच्छे कार्य तो हम शायद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, नहीं पता, क्योंकि का आकलन करना मेरे बस में नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि मैं कुछ ऐसा काम करूं और भ्रष्टाचार में लीन ना रहूं और अपने परिवार के नाम में किसी तरीके का दाग ना लगाऊं, और इसी को सोचकर मैं आगे बढ़ता हूं और काम करता हूं। बतौर पार्षद, आप पहली बार पार्षद रहे, अपने वार्ड की समस्याओं को जनता के बीच जाके आपने किस प्रकार की कोई बड़ी समस्या को आपने जो निपटाया हो? लगभग चुनाव के समय में पार्षद एक ऐसा पद होता है जो जनता से डायरेक्ट जुड़ा होता है। उनके सुख दुख से लेकर उनके हर छोटी बड़ी खुशियों में शामिल होना हमारा कर्तव्य रहता है। इसके साथ ही वार्ड में जो मूलभूत विकास रहते हैं, उन पर खास तरीके की चर्चा वार्ड विकास समिति के द्वारा हमेशा की जाती है। तो सबसे पहले तो हमने वार्ड विकास समिति का गठन किया, जो हमारे अधिकार स्वरूप था, और उस समिति से ही निर्णय लिए जाने लगे कि वार्ड में कौन से विकास कार्य करने हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे देखने का तरीका वार्ड को कुछ अलग होता है और सभी के देखने का तरीका अलग होता है। इस तरीके से हम लोग समिति के निर्णयों में देखा गया कि सन 81 से सन 72 से बनी एक टंकी थी, पानी टंकी, जैसे शिक्षक नगर पानी टंकी के नाम से जाना जाता है, जो 900 KL की है। वो इतनी जर्जर हो चुकी है कि सन 2003-04 में उसे PHE के द्वारा ध्वस्त घोषित किया गया है कि उसे गिराना है और इसका पानी पीने लायक नहीं है, यह दूषित पानी है, दूषित पानी की कैटेगरी में उसका पानी आया। मेरे संज्ञान में जैसे ये बात आई, तो हम लोगों ने अब घोषणा कर दी थी कि कोशिश की जाएगी कि इस पानी टंकी को नया बनाया जाए। तो यह बड़े गौरव की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी के संज्ञान में तुरंत ये बात को लेकर आए हम लोग, और उन्होंने त्वरित कदम लेते हुए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से स्वयं मुलाकात की। और सबसे पहले तो माननीय जल प्रभारी जी जो संजय कोले जी हैं, उन्होंने बहुत मदद की इन कार्यों में कि कैसे पराकलन बनाए जाते हैं, कैसे इनको पारित कराया जाता है, या कैसे राज्य शासन को भेजे जाते हैं राजकीय स्वीकृति के लिए और बजट में शामिल किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं भाजपा की गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा, चाहे वो पूर्व में स्थित यहाँ पे नगर निगम की गवर्नमेंट हो, चाहे दूसरी केंद्र में स्थित हो,
लगभग 20 सालों से दूषित पानी लगभग 5 वार्डों के लोग पीते आ रहे थे और अमृत जल मिशन की 151 या 154 करोड़ की जो योजना थी उसके तहत क्यों उस टंकी को शामिल नहीं किया गया? क्या वो नहीं देख पा रहे थे कि दूषित पानी है वो वार्ड पी रहे हैं? या ऐसे भी टंकियां बनी हैं जिनका पानी पीने योग्य अगले 6-7 साल तक था, लेकिन उनको स्वाइप करके क्या वो ये टंकी नहीं बना सकते थे? जिस वार्ड में टंकी है वहाँ पे भी भाजपा के MIC सदस्य शामिल थे, उन्होंने भी ये ध्यान नहीं दिया। तो ये बड़ा आश्चर्य होता है कि वोट की राजनीति में लोग इतना लीन हो जाते हैं कि लोगों की मूलभूत समस्याओं का भी ध्यान नहीं रख पाते। तो इसके लिए बड़ा गौरवशाली हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हमने ये बात को दिया और त्वरित स्वीकृति, उन्होंने मौखिक स्वीकृति तो दी ही दी और साथ में त्वरित स्वीकृति प्रदान करते हुए लगभग 15 KL की 1500 KL की टंकी अब नई बनकर तैयार होनी है, जिसकी घोषणा उन्होंने कर दी है और पराकलन बनकर तैयार हो चुका है, वित्तीय स्वीकृति के लिए जा चुका है और जल्दी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। 15 साल तक नगर निगम दुर्ग में भाजपा काबिज रही, किस प्रकार से देखते हैं? 15 साल में भाजपा की सरकार तो धोखे की सरकार मैं मानता हूँ। यह पूर्ण रूपेण मोदी जी की उन बड़ी बड़ी बातों की तरह है कि जो 15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे, पेट्रोल का दाम आधे से भी कम हो जाएगा, 50 रुपये लीटर हो जाएगा। वही भाजपा की सरकार हमारे नगर निगम में भी स्थित रही। देखिए, चौपाटी पूर्ण रूपेण चौपट हो चुकी है। किसी भी तरीके की कार्य योजना भाजपा के शासित नगरीय निकाय में बनाई गई तो उसका बाद में आकलन नहीं किया गया कि उसका रख रखाव कैसे करना है। मेरे जो देखने का तरीका है कि हम अगर घर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, तो साथ में यह भी ध्यान रखते हैं कि उसकी सफाई के लिए किसी को रखें, उसकी पेंटिंग के लिए किसी को रखें। तो बड़ी बड़ी योजनाएं जो इन्होंने बनाई, जो पुष्प वाटिका है उसमें पुष्प मिलेंगे ही नहीं आपको, चौपाटी है जो पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, और बाकी 42 MLD प्लांट की बात करें तो 2 मोटर चलती नहीं थी जब हम लोग शासनकाल में आए, तो पानी कहाँ से सप्लाई होगा? टंकियाँ इन्होंने बनाई, पानी की सप्लाई नदी से उतनी ही है, लेकिन टंकियाँ बढ़ा दी, सप्लाई कैसे होगी? आप बताइए, 1 लीटर पानी आपको अगर मिलता हो और आपको 2 आधे हिस्सों में उसको बांटना हो, तो दोनों तरीके से आप कैसे सप्लाई कर पाएंगे? तो ना पुरानी टंकी ठीक से चला पा रहे हैं, ना नई टंकी ठीक से चला पा रहे हैं। तो पूर्ण रूपेण अमृत जल मिशन में जो हमारे पूर्व प्रभारी रहे या पूर्व महापौर रहे, उसमें पूरी तरीके से ध्यान में उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया है प्रोजेक्ट को और सीधा सीधा PHE के हवाले सौंप के बस नगर निगम को कार्य करने की एक शैली बनाई। शायद वो निगम को इतना सक्षम समझते ही नहीं थे और यह कार्य हमने कर दिखाया। लगभग 5% कार्य जो पूर्ण था उसे 85% की भी ग्रेड से आगे लेकर जाना, ये बहुत बड़ी शायद हमारे कार्यकाल की उपलब्धि मैं मानता हूँ। एक शहर में साफ़ सफाई की व्यवस्था बनाए रखना नगर निगम का एक अहम हिस्सा होता है। पिछले 3-3.5 सालों में किस प्रकार साफ सफाई व्यवस्था को आप देखते हैं अपने शहर में? मैं क्या देखता हूँ इस बात को तो केंद्र सरकार ने सराहा है। जो भारत के 87वें नंबर पे शहर था वो उसको उठाकर 17वें नंबर हम लेकर आए हैं, ODF++ की रैंकिंग में लेकर आए हैं, क्योंकि कचरे के निष्पादन कार्य से लेकर कचरे को कलेक्ट करना, गीला सूखे कचरे को अलग करना, साथ ही सरकारी प्रॉपर्टीज़ के अलावा प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में भी फाइनिंग की कार्रवाई की गई, दूसरे विभागों में भी फाइनिंग की कार्रवाई की गई कि आप अपने विभागों को साफ सुथरा रखिए ताकि हमारा शहर स्वच्छ एवं सुंदर दिख सके। एक आखिरी सवाल, बतौर विपक्ष भाजपा समय समय पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाती आई है, किस प्रकार से देखते हैं उन आरोपों को? देखिए, विपक्ष के पास तो मुद्दे रह नहीं गए हैं। यह माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य हों, चाहे हमारे दुर्ग से विधायक के कार्य हों, चाहे किसी भी विभाग की आप चर्चा कर लीजिए, मुद्दे कहाँ बचे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7वां वेतन लागू कर दिया छत्तीसगढ़ में, 27% संविदा कर्मी की आपने वेतन बढ़ा दिया उन्होंने, बेसिक वेतन। माननीय पार्षद महोदयों का मानदेय को बढ़ाकर डबल कर दिया उन्होंने, कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया, 2000 रुपये मितानिन लोगों का वेतन बढ़ा दिया, और वेतन के साथ साथ केंद्र ने लगभग गोबर खरीदी से लेकर हर कार्य को सराहते आई है। तो ये हम नहीं तारीफ़ कर रहे हैं, ये केंद्र तारीफ़ कर रहे हैं कि राज्य चलाना हो तो देश का एक ही मॉडल है, वो छत्तीसगढ़ मॉडल। हमारे इस कार्यक्रम में आके हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद हामी जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनदीप सिंह भाटिया, खेल कूद विभाग के प्रभारी हैं नगर निगम दुर्ग के। आने वाले समय में और भी MIC प्रभारियों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। बने रहेंगे ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।